नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ उसे मैंने अपने बचपन में दादाजी के मुंह से सुना था। आइए कथा का शुभारंभ करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा था और एक रानी थी। दोनों बहुत ही प्रजावत्सल थे। उनका नित्य का क्रम था कि अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके राज दरबार लगाते थे और प्रजा की समस्याओं को सुना करते थे। राजा पुरुषों की समस्याएं और राज्य से संबंधित समस्याएं सुनते थे, तो रानी महिलाओं की समस्याएं सुना करती थी। इसके बाद वे दोनों सैर करने के लिए जाते थे। एक दिन वे अपने काम काज को निपटाकर सैर कर रहे थे तो उनकी निगाह बरगद के एक पेड़ पर गई। देखा एक बया और एक चिड़ा दोनों मिलकर बड़े मेहनत से अपने घोंसले को बना रहे हैं। जब घोंसला तैयार हो गया तो दोनों आकर उसमें रहने लगे। समय बीतने के साथ चिड़िया ने 2 अंडे दिए। उन अंडों में से चूजे निकल आए। जब चूजे निकल आए तो बया और चिड़ा दोनों ने बहुत ही मेहनत से उन बच्चों की देखभाल करनी शुरू कर दी। एक दिन दुर्योगवश एक बाज झपट्टा मार के चिड़िया को ले गया। जब चिड़िया को ले गया तो चिड़ा भी कहीं अन्यत्र चला गया और जाने के पहले उसने अपने घोंसले से दोनों बच्चों को घायल करके गिरा दिया। दोनों बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। यह देखकर रानी को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, अगर मैं भी किसी कारणवश मर गई तो क्या आप मेरे बच्चों को भी इसी तरह छोड़ देंगे? राजा, जो रानी से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा कि महारानी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं आपको ऐसा नहीं होने दूंगा। राज्य में इतने कुशल वैद्य हैं कि आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकती हैं। अगर आपका प्राणांत हो जाएगा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। आप परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं होगा और मैं बच्चों की सदैव रक्षा करूंगा। बात इसी तरह आई गई हो गई। दुर्योगवश कुछ दिन राजा की रानी बीमार पड़ गई और उसका प्राणांत हो गया। अब महाराज एकदम शोक में डूब गए। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता था। इसी अवसर का मंत्री ने फायदा उठाया। उसने अपनी लड़की को राजमहल में भेज दिया और राजा को आकृष्ट करने का निर्देश दिया। मंत्री की लड़की राधिका बहुत ही चतुर और धूर्त थी। वह खूब गहने पहनकर और आकर्षक ढंग से वस्त्राभूषण पहनकर महाराज के सामने जाती थी और दोनों राजकुमारों के सामने ऐसा प्रदर्शन करती जैसे वो उसकी माँ हो। धीरे धीरे राजा के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया। मंत्री और सेनापति ने भी खूब समझाया कि महाराज, आप विवाह कर लें। राजा ने राधिका से विवाह कर लिया। अब राधिका महल में रहने लगी। समय बीतने के साथ उसे एक पुत्र हुआ। अब राधिका दोनों राजकुमारों को देखकर बहुत ही ईर्ष्या करने लगी। वह दोनों राजकुमारों को अपने रास्ते का कांटा समझने लगी। उसने धीरे धीरे राजा के कान भरने शुरू कर दिए। राजा ने तो शुरू में कई बार उसे झिड़क दिया तो वह अत्यंत निरीह और विनीत दृष्टि से देखकर वहां से हट जाती थी। धीरे धीरे इसी तरह कान भरते भरते एक दिन राजा भी उसी के बहकावे में आ गए। धीरे धीरे राजकुमार किशोर होने लगे। दोनों राजकुमार बहुत ही खूबसूरत लगते थे। अब रानी तो हर समय राजा के कान भरती ही थी। उसने कहा कि महाराज, यह राजमहल की दासियों के साथ कुछ चेष्टा करने की कोशिश करते हैं। राजा ने कहा, ऐसी क्या बात है? कहा कि हाँ महाराज। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा। एक दिन तो हद हो गई। दोनों राजकुमार वन में शिकार खेलने गए। 4-5 दिन तक नहीं लौटे। वे घने जंगल में भटक गए थे और जब वे आए तो
रानी ने उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया और गुस्से के मारे महल के अंदर चली गई। उसने स्वयं अपने शरीर पर चोट के कई निशान बनाए और बाल बिखेर कर लेट गई। जब राजा राजमहल में आए तो उन्होंने रानी को नहीं पाया। तो जब तलाश किया तो देखा कि वह फर्श पर बाल बिखेरे और नीला लाल चेहरा लिए लेटी है। वे घबरा गए, बोले, महारानी आपको क्या हुआ है? इस पर राधिका ने सुबकते हुए कहा, महाराज अब मैं क्या कहूँ, मुझे कहते हुए भी लज्जा आती है और आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे साथ कुकर्म करने की चेष्टा की। जब मैंने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही पीटा। इस पर राजा बहुत ही आग बबूला हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों राजकुमारों को ले जाकर जंगल में वध कर दो। अब दोनों राजकुमार जंगल में चले। जल्लाद और सेनापति भी साथ में थे। दोनों राजकुमारों को जंगल में ले जाकर खड़ा किया और कहा कि राजकुमारों, हमने आपका नमक खाया है, हम आपका वध नहीं कर सकते हैं। बस आप एक काम करिए कि फटे पुराने वस्त्र पहन लीजिए। वे अपने साथ कुछ फटे पुराने वस्त्र लाए थे जो उन्होंने राजकुमारों को पहना दिए और उनके वस्त्र को ले लिया। रास्ते में एक लोमड़ी मिली और उसका खून उस पर लगा दिया। जल्लाद ने कहा कि राजकुमार, आप लोग इस जंगल से निकल जाइए। अब बहुत दूर जाकर कहीं भी आप लोग छिप कर रहिए। अब दोनों बेचारे क्या करते, दोनों चले। भटकते भटकते वे दूसरे जंगल में पहुंच गए। वहां पर उनके राज्य की सीमा भी समाप्त हो गई। वे एक पेड़ के नीचे लेट गए। उन्हें बहुत ही प्यास लग रही थी। तो भाई ने कहा, छोटे वाले ने, श्याम ने मनोहर से, कि भैया पानी ला दो, मैं बहुत ही प्यासा हूं। तो उसने कहा कि अच्छा, सोने की कोशिश करो, मैं आ रहा हूं। इसी बीच रात हो गई थी। तो जिस पेड़ के नीचे वे लेटे थे उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। उन्होंने राजकुमारों को देखकर कहा कि बताओ, कितने अफसोस की बात है, राजा कितना निर्दयी है। रानी के मरते ही उसने राजकुमारों को घर से निकाल दिया। उसने रानी की बात पर विश्वास कर लिया। इसलिए ऐसा हुआ है कि इन पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। इस पर तोते ने कहा कि इस पेड़ पर जिसके नीचे वे लेटे हैं 2 फल लगे हैं। एक फल पका है और दूसरा कच्चा है। जो पका फल खा लेगा वह राजा बनेगा और दूसरे फल को जो खा लेगा वह भी राजा बनेगा, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद। अब ऐसा सुनकर मनोहर ने दोनों फल को तोड़ा और पके फल को अपने छोटे भाई के लिए रख दिया और बड़े फल को स्वयं खा गया और वह पानी लेने के लिए चला गया। उस समय तक सुबह की किरणें निकल रही थी। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। उसने अंजुली उठाकर पानी पीना चाहा। उसी समय एक सर्प ने आकर उसे डस लिया और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। इधर श्याम मनोहर के आने का राह देख रहा था। जब नहीं लौटा तो वह उसे ढूंढते ढूंढते आवाज लगाते हुए इधर उधर भटकने लगा। जब वह नहीं मिला तो बेचारा भटकता भटकता किसी दूसरे राज्य में चला गया। वह बहुत सुंदर सा राज्य था। उसका गेट बंद था। सुबह हो गई थी और उसी समय दरबान ने बाहर का गेट खोल दिया। अब उसने नगर में प्रवेश किया। जैसे नगर में प्रवेश किया उसे नगाड़े की आवाज आने लगी। वह समझ नहीं पाया कि यह शोर कैसा है। उसी समय एक हाथी आया और श्याम को अपने सूंड में लपेटकर हौदे पर बैठा दिया। श्याम बहुत चक्का होकर देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था यह हो क्या रहा है। साथ में लोग गाजे बाजे बजाते हुए उसे राजमहल की ओर ले चले और सिंहासन पर बैठा दिया। वहां पर राजपुरोहित ने उसका राज तिलक कर दिया। उसे कहा गया कि आप इस नगर के राजा हैं।
उस नगर की वही प्रथा थी। अगर राजा निसंतान होकर मर जाता था तो किसी भी आगंतुक को नगर में प्रवेश करने पर उसे ही राजा बना दिया जाता था। इधर मनोहर बेहोश पड़ा था और एक सन्यासी पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए वन में आए। उन्होंने मनोहर को बेहोश देखा। उसने देखा कि इसकी सांसें अभी चल रही है। वे समझ गए कि इसे सर्प ने काटा है। वो इसे उठाकर अपनी कुटिया में ले आए और उन्होंने जड़ी बूटी पिलाकर उसका उपचार किया। मनोहर जिंदा हो गया। अब मनोहर ने सन्यासी से अपने भाई के बारे में पूछा तो सन्यासी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे भाई की खोज करूंगा। अब सन्यासी रोज पूजा करते और मनोहर उनकी सेवा करता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन मनोहर जंगल में फूल तोड़ने गया। उसी समय बंजारों की एक टोली आई। उसने मनोहर से पूछा कि आप देखने में तो बहुत अच्छे और राशि खानदान के लगते हैं, आप कौन हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। मनोहर ने आप बीती बंजारे को कह सुनाई। बंजारे का जो सरदार था वह बहुत ही दयालु था। उसने कहा कि हे राजपुत्र, आप मेरे दल में शामिल हो जाइए, भाई को ढूंढ निकालूंगा। इस तरह से वह बंजारों के दल में शामिल हो गया और इधर उधर वे लोग डेरा डालने लगे और उसके भाई की भी खोज करने लगे। एक दिन बंजारे की टोली राजमहल के बाहर आई और जिस नगर में श्याम राजा था वहां पर उन्होंने डेरा डाल दिया। उन्होंने खबर भिजवाया कि हम लोग बंजारे हैं और नृत्य करना हमारा पेशा है। सरदार ने पहले पता लगा लिया था कि मनोहर का भाई इसी राज्य में राजा है, लेकिन उसने मनोहर को कुछ नहीं बताया था। अब बंजारों की टोली राजमहल में नृत्य पेश करने लगी और मनोहर को उसने छद्म वेश में रखा था। नृत्य से खुश होकर श्याम ने मुहर की थैली दी। कहा कि मैं तुम लोग के नृत्य से बहुत ही प्रसन्न हूं। इस पर कबीले के सरदार ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इशारा पाकर मनोहर ने अपनी आप बीती कहानी कह सुनाई। जब आप बीती कहानी सुनने लगा तो श्याम सिंहासन से उछलकर उतर पड़ा और कहा कि बताओ तुम कौन हो, सही सही बताना। तो कहा कि महाराज, मेरा नाम मनोहर है और मैं आप ही का भाई हूं। इस पर श्याम अत्यंत आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए लिपट गया। कहा, भाई, मैंने तुम्हें कहाँ तलाश नहीं करवाया, किंतु तुम आज ही मिले हो। उसने मनोहर को अपने सिंहासन पर बिठाया। कहा कि आज से हम दोनों इसी राजमहल में रहेंगे और शासन व्यवस्था संभालेंगे। दोनों भाई साथ में रहने लगे और श्याम ने अपने राज्य का आधा हिस्सा मनोहर को प्रदान कर दिया, लेकिन दोनों एक ही राजमहल में रहते थे। तो कहिए मेरे दर्शकों, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।